हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूपी पीजीटी 2021 का एग्ज़ाम आने वाला है और उसी को लेकर के हम अपने चैनल पे चला रहे हैं यूपी पीजीटी सोशोलॉजी क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें कि पहले के 5 चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ अच्छे से जो कि एग्ज़ाम में आ सकें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में उनको मैं डेफिनेशन उनका अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ किया? कौन थे वो जिन्होंने भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किया? ठीक है, सबसे पहले फर्स्टली किसने भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ किया? मेलेनोवस्की, मर्डॉक या फिर इरावती कर्वे या फिर एमएन श्रीनिवास? तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर। कौन है वो जिन्होंने कि भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ किया? मेलेनोवस्की, मर्डॉक, इरावती कर्वे या फिर एमएन श्रीनिवास? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने ही सबसे पहले भारत में नातेदारी संगठन का अध्ययन प्रारंभ किया था। और अगर वैसे पूछता है तो फिर इन ऑप्शंस में से फिर आपके ये सारे ही हैं जिन्होंने नातेदारी संगठन का अध्ययन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किया है, एमएन श्रीनिवास को छोड़ करके। मेलेनोवस्की ने भी किया है। तो यहाँ पे भारत में पूछ रहा है तो भारत में नातेदारी संगठन का किसने किया है? तो वो इरावती कर्वे ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह के उद्देश्यों को क्रमिक आधार पर व्यवस्थित करिए। हिंदू विवाह, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा पहले, फिर किसको द्वितीय वरीयता, फिर किसको सबसे अंत में रखना है। ऑप्शन देख लीजिए, रति प्रजा धर्म, धर्म प्रजा रति, प्रजा धर्म रति या फिर डी है धर्म रति प्रजा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट में देख रही हूँ उनको मेरे एक्सप्लेनेशन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट आ रहे हैं कि मैम वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, एक्सप्लेन मत करिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ क्वेश्चन करवाइए। तो भैया सिर्फ क्वेश्चन करने हैं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो या फिर कोई भी सॉल्व पेपर न्यू मंगवा लो जिसमें मॉडल पेपर दिए हों, उनको सॉल्व कर लो। एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो तो मैं सॉल्व भी करवाऊँगी, साथ में एक्सप्लेन भी करूँगी, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे। जो चीज़ें आप पढ़ो वहाँ से आपको रिलेट करके चीज़ों को समझ भी पाओ। जिन लोगों को वो कॉन्सेप्ट ना पता हो तो वो लोग भी अच्छे से समझ लें और नोट डाउन भी कर लें। तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, भले ही थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है बट उसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो इसका आंसर दीजिए, रति प्रजा धर्म, धर्म प्रजा रति या फिर प्रजा धर्म रति या धर्म रति प्रजा। क्या होगा इसका? हिंदू विवाह के उद्देश्यों को एक क्रमिक आधार पर व्यवस्थित करना है। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म प्रजा रति। ये क्या होता है इसको समझिए। धर्म का मतलब होता है यहाँ पर, हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य ही होता है धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति। धार्मिक कर्तव्य मतलब कि जो उसके कर्तव्य हैं उनको पूरा करते हुए धार्मिक पथ पर, मतलब एक सही तरीके से आचरण व्यवहार करना समाज में, ये सब कुछ जो ऋण पंच महायज्ञ, इन सभी कर्तव्यों का वहन करना, तो ये सभी मेन उद्देश्य होते हैं धर्म। तो सबसे प्रमुखता धर्म को दी गई है। फिर प्रजा, प्रजा मतलब कि पहले क्या माना जाता था, अभी भी है, हिंदू विवाह का मुख्य एक जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने कुल को आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए आपको संतान उत्पत्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रजा मतलब संतान उत्पत्ति, और रति मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, जो काम भावनाएं हैं या जो भी है, तो इसमें आपकी इच्छाएं और जो भी आपकी कामनाएं हैं वो सब कुछ आ जाएगा। तो धर्म प्रजा रति, सबसे पहला किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? धर्म को। बहुत ही पवित्र बंधन इसीलिए माना जाता है हिंदू विवाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है किंतु जब वो होती है तो वो पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है, ये कथन है।
आपको बताना है कि ये कथन किसका है। विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, किंतु जब वो होती है तो वो पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है। ये कथन किसका है? सिमोन डी बुआ, जूडिथ बटलर, लोम्ब्रोसो या फिर सदरलैंड? किसका है ये कथन? जल्दी से बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोम्ब्रोसो का ये कथन है। सीजर लोम्ब्रोसो जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अपना बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जो अपराधी होते हैं उनमें जन्मजात कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से आगे चल करके फिर वो अपराध करते हैं, तो अपराधी जन्मजात होते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि आमतौर पर कोई महिला अपराधी नहीं होती है, वो दुष्टपना नहीं करती है, अपराध नहीं करती है, लेकिन अगर वो करती है तो फिर पुरुषों से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके का करती है। तो ये डेफिनेशन जो है ये लोम्ब्रोसो की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शनकारी उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? प्रदर्शनकारी उपभोग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? काफी फेमस कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन या फिर वेबलन। आई होप इसका आंसर सबको पता हो। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन या फिर वेबलन, कौन है? जल्दी से बताइए। प्रदर्शनकारी उपभोग की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन या फिर वेबलन? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ का डी राइट है, वेबलन। वेबलन ने कहा था कि ये इसको समझिए थोड़ा, प्रदर्शनकारी उपभोग, इसमें इन्होंने बताया कि एक ऐसे तरीके का उपभोग जो कि सिर्फ ये दिखाने के लिए किया जाता है कि हमारी परिस्थिति कितनी उच्च है, हमारे पास कितना धन संपत्ति है, तो दिखावे के लिए। जैसे देखा होगा ना, कुछ लोग उनको ज़रूरत नहीं होती है फिर भी बड़े बड़े बंगले और गाड़ी, कपड़े वगैरह सब कुछ दिखावे के लिए, दिखावटी उपभोग। तो ये प्रदर्शनकारी उपभोग, ये कॉन्सेप्ट दिया था वेबलन ने। अगला क्वेश्चन है, परकीयकरण की अवधारणा से कौन संबंधित है? परकीयकरण की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन है स्पेंसर, फ्रेजर, मार्क्स, दुर्खीम। किसने दिया था? जल्दी से बताइए। स्पेंसर, फ्रेजर, मार्क्स या फिर दुर्खीम, परकीयकरण का कॉन्सेप्ट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परकीयकरण को बोलते हैं अलगाव, और अलगाव की अवधारणा दी थी कार्ल मार्क्स ने। आप लोगों को आंसर पता था, लेकिन यहाँ पे नया शब्द था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं ऐड करूँ क्वेश्चन में, कि कभी कभी एग्जाम में इस तरीके के वर्ड भी वो यूज़ कर लेते हैं, एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको इस तरीके के वर्ड भी याद होने चाहिए। तो मार्क्स का जो अलगाव का जो कॉन्सेप्ट है, उसी को दूसरा नाम उसको बोलते हैं परकीयकरण। ठीक है, अलगाव जिसमें मार्क्स बोलते हैं कि व्यक्ति जो पूंजीवादी उत्पादन पद्धति है, जिसमें उसका उत्पादन पे, उत्पादित वस्तु पे किसी पे भी नियंत्रण नहीं रहता है, तो वो इन सभी से अलग हो जाता है, उत्पादित वस्तु से, उत्पादन प्रणाली से, अपने साथी समूह से, खुद से, इन सभी से अलग हो जाता है। तो ये होता है अलगाव, इसी को बोलते हैं परकीयकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, देख रेख, नियोजन एवं समाजीकरण को परिवार के प्रकार किसने बताए हैं? देख रेख, नियोजन और समाजीकरण, ये परिवार के प्रकार किसने बताए हैं? ऑप्शन है मर्डॉक, बी डेविस, सी मजूमदार, डी कूले। किसने बताए हैं परिवार के ये प्रकार? 3 प्रकार है, देख रेख, नियोजन और समाजीकरण, ये 3 कार्य करता है परिवार, कौन कहता है? मर्डॉक, डेविस, मजूमदार या फिर कूले? जल्दी से बताइए इसका आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविस। डेविस का कहना था कि परिवार के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो होता है देख रेख, जितने भी सदस्य होते हैं उनकी देखभाल, अब वो चाहे बच्चे हों या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य हो। दूसरा होता है नियोजन, यानी कि यहाँ पर आर्थिक पक्ष आ गया, ठीक है। और तीसरा होता है कि समाजीकरण, जो सामाजिक मूल्य हैं उनको सिखाना, तो समाजीकरण। तो ये 3 प्रमुख प्रकार बताए थे किंग्सले डेविस ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का नाम है और उसके लेखक आपको बताने हैं। पुस्तक का नेम है पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज।
इस पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज, ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एफ.जी. बेली या फिर योगेश अटल। तो किसने ये पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज, काफ़ी फेमस पुस्तक है। किसने लिखी है? जल्दी से बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एफ.जी. बेली। एफ.जी. बेली की पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज इन ओडिशा। ये इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज, ठीक है। काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा एफ.जी. बेली की एक पुस्तक है, अगर किसी को याद हो तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एफ.जी. बेली की एक और भी बहुत ही फेमस पुस्तक है, मैंने एक बार बताई भी है, अगर किसी को याद होगा तो बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। समाज संतुलन की एक व्यवस्था है, ये कथन है। समाज को संतुलन की एक व्यवस्था, ये कौन मानता है? दुर्खीम, वेबर, परेटो या फिर सोरोकिन। कौन मानता है? दुर्खीम है, वेबर है, परेटो, सोरोकिन, कौन मानता है समाज को संतुलन की एक व्यवस्था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। और मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परेटो। परेटो का मानना था कि समाज संतुलन की एक व्यवस्था है, ठीक है। और दुर्खीम क्या मानते हैं? इसको एक नैतिक समुदाय के तरीके से देखते हैं। वहीं पर अगर गतिशील संतुलन पूछता, समाज एक गतिशील संतुलन है, तो कौन हो जाता? तो आपके पारसन्स हो जाते। और यहाँ पे संतुलन की एक व्यवस्था पूछ रहा है तो परेटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपराधी उपसंस्कृति वृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें औंधा देती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है क्लोवार्ड ओहलिन, कोहेन, सदरलैंड या फिर लोम्ब्रोसो। किसने कहा है कि अपराधी उपसंस्कृति वृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है लेकिन उनको औंधा देती है? क्लोवार्ड ओहलिन, कोहेन, सदरलैंड या फिर लोम्ब्रोसो। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर है इसका बी, कोहेन। कोहेन ने कहा कि जो उपसंस्कृति, अपराधी उपसंस्कृति होती है, ये मुख्य संस्कृति या वृहद संस्कृति से ही नियमों को या आदर्शों को ग्रहण करती है लेकिन बाद में उनको उल्टा कर देती है। मतलब पहले वहीं से सीखा, फिर उसके बिल्कुल विपरीत कि जैसे मुख्य संस्कृति कहती है कि झूठ बोलना बुरी बात है और उपसंस्कृति ने उसको उल्टा कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। चोरी करना बुरी बात है तो उसको उल्टा कर दिया, तो उनको औंधा कर देती, ये बोला था कोहेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पार्क, पीटर बर्जर, सी है रॉस, डी है बर्गेल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्क, बर्गर, रॉस या फिर बर्गेल। पुस्तक है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉस। रॉस की पुस्तक का नाम है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध अवसीमांत की अवधारणा किसने दी थी? बाल अपराध अवसीमांत, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन है बेकर, कोहेन, एल्जेकर या फिर सी.एच. कर। बेकर, कोहेन, एल्जेकर या फिर सी.एच. कर। बाल अपराध अवसीमांत, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्जेकर। बाल अपराध अवसीमांत की अवधारणा एल्जेकर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के दो स्रोत हैं, आंतरिक तथा बाह्य, ये किसने कहा था? ऑप्शन है सोरोकिन, आगबर्न, मैकाइवर एंड स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन के दो स्रोत हैं, आंतरिक तथा बाह्य,
ये किसने बताया है? सोरोकिन, आगबर्न, मैकाइवर या फिर स्पेंगलर? जल्दी से बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर। मैकाइवर का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के दो स्रोत होते हैं, आंतरिक तथा बाह्य। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।